नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 3 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। देखिए, आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा हेतु 2 मुद्दों को शामिल करेंगे। पहला मुद्दा है आरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व से 3 नवंबर है और 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, इसलिए यह न्यूज में आया है, देखेंगे अभी हम। दूसरा है वायु गुणवत्ता सूचकांक। आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर का इलाका अभी गैस का चेंबर बन गया है, तो इसको भी हम आज के न्यूज में शामिल करेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए एक मुद्दा हम शामिल करेंगे, राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित खबर का विश्लेषण करेंगे। राज्यपाल से संबंधित शक्तियों के खबर का विश्लेषण किस संदर्भ में हम करेंगे, क्योंकि केरल सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख की है, सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर गई है। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल है वहां केरल के, वो राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या स्वीकृति देने में काफी समय लगा रहे हैं। तो ठीक है, आगे हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरी स्लाइड देख लें और फिर एक एक करके इन मुद्दों को हम समझते हैं। तो देखिए, स्लाइड में सिर्फ आगे कर दे रहा हूं, यहां पे हटके आप सिर्फ स्लाइड को देख सकते हैं। इससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी रहेगी कि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना रहा तो। और आज के लेक्चर का मैं आपको तरीका भी बता दूं कि हम खबरों का विश्लेषण करेंगे ठीक से, उसके बाद एक आपको अभ्यास प्रश्न दे देंगे। उस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से आप हल करके देख सकते हैं कि क्या आपने जो पढ़ा है उससे प्रश्न हल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम विगत वर्ष के प्रश्न भी लगा देंगे, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाए कि हाँ, विगत वर्ष के प्रश्न किस तरीके से पूछे गए थे और हमने किस तरीके से इस प्रश्न को, जो अभ्यास प्रश्न है, उसको बनाया है। शुरू करते हैं। रूपरेखा हमने देख लिया। देखिए, जो पहला हमारा न्यूज है वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व पे है। द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, पेज नंबर 8 पे। जैसा कि मैं आपको बोला था कि हिंदी न्यूज़पेपरों को भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन आज हिंदी न्यूज़पेपर में यह शामिल नहीं था, इसलिए मैंने इसको द हिंदू से ही उठाया। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, समझिए। इस न्यूज में कई बातें की गई हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम जाते हैं कोस्टल एरिया पर फेंक देते हैं, तो वहां से बहुत कुछ जैव विविधता की हानि होती है, बहुत से प्रदूषण होता है। उसकी बात करते हुए फिर वो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं कि क्या है, उसके बारे में पूरा बताते हैं। उसके बाद फिर वो यूनेस्को की इस पहल के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि किस तरीके से इसमें सुधार किया जा रहा है, क्या करना चाहिए हमें इसमें। हमारे देखिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार की ही बात की गई है कि वहां पर जो सामुदायिक लोग हैं वो क्या किए हैं, प्लास्टिक चेक पॉइंट लगा दिए हैं। उस प्लास्टिक चेक पॉइंट लगाने से प्लास्टिक उस हिस्से में नहीं जाता है, और इस तरीके से हम कुछ छोटे छोटे उपाय लगाकर लोगों को जागरूक करके हम क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को और समृद्ध और सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये बातें किए हैं ये। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए, विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न, चूंकि ये प्रश्न क्लियर आपको यहां दिख रहा है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप पढ़ के देख लीजिएगा और इसका उत्तर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये पिछले वर्षों का प्रश्न है। अब इस न्यूज में क्या हमें पढ़ना चाहिए, इसको मैं आपको विस्तार से पढ़ाता हूं। जैसा कि पिछले बार के जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपसे सुझाव भी मांगा था और आपके सुझावों के अनुरूप ही मैं कार्य कर रहा हूं। देखिए, यूनेस्को के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है 1971 से, और वो पहल क्या है, तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम मैब नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, तो मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनको वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करना था।
तो 1971 में जो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम घोषित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था कि मानव और पर्यावरण के बीच में वैज्ञानिक आधार स्थापित किया जाए। अब ये इसका उद्देश्य था, तो उन्होंने इसके साथ क्या किया, संरक्षित जैव मंडल या आरक्षित जैव मंडल का कंसेप्ट लेकर आए। अब ये कंसेप्ट क्या है, तो यह एक विस्तृत क्षेत्र होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई जोन पाए जाते हैं। जोन बोल सकते हैं या क्षेत्र बोल सकते हैं। तो यह एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें कई जोन पाए जाते हैं, और कई जोन बोलकर न बल्कि हम 3 जोन की बात करें जिसमें 3 जोन पाए जाते हैं। और ये 3 जोन कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र सबसे छोटा क्षेत्र होता है और इस पर बहुत ज्यादा नियमन करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा समृद्ध होती है। तो देखिए, पूर्णतः सुरक्षित होता है, मानव हस्तक्षेप नहीं, यहां पर मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो मानव हस्तक्षेप नहीं, ध्यान रख सकते हैं। मैं आगे आपको इसका एक चित्र भी दिखाऊं कि ये वाला एरिया जो है क्या है, कोर क्षेत्र है। और इसको रेड कोटिंग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मानव गतिविधियों या मानव का प्रवेश ही क्या है, लगभग वर्जित है। और ये वाला एरिया येलो बोला है, मतलब इसमें कुछ चीजें परमिट है, कुछ चीजें कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बफर जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, बफर जोन। 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूं, फिर आपको बात क्लियर समझ में आएगी। ये बफर जोन, अभी हम उसको पढ़ने ही वाले हैं, बफर जोन। और ये कोर जोन हो गया। और ये क्या है, संक्रमण क्षेत्र। ये सबसे बाहर का हिस्सा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। तो देखिए क्या है, कोर क्षेत्र जो होता है वो पूर्णतः सुरक्षित रहता है, मानव हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता कोई भी। बफर क्षेत्र जो होता है ये कोर क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है। अभी हमने इस चित्र में देखा कि कोर क्षेत्र के क्या है, चारों ओर का क्षेत्र कहलाता है। और इसमें कुछ कार्य हो सकते हैं मानव, जैसे शोध कार्य किया जा सकता है, कुछ शोध करना है जीवों पर, वनस्पतियों पर, तो वैज्ञानिक वहां जा सकते हैं, शोध कर सकते हैं, अनुसंधान के कार्य कर सकते हैं, कुछ चराई से जुड़े भी जो वहां के समुदाय हैं वो काम कर सकते हैं। तो इस ये अपेक्षाकृत थोड़ा इसमें लचीला नियमन होता है। अगला क्या है, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन है ये काफी कम इसमें नियमन होता है। तो इसमें कई गतिविधियां की जा सकती हैं। जैसे बफर क्षेत्र के चारों ओर पाया जाता है, आपने चित्र में ही देख लिया। प्रबंधन 1 से अधिक संस्थाएं इसमें करती हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी इसमें ज्यादा रहती है, या वो अपना एक्टिविटी भी इसमें कुछ कर सकते हैं। होटल और पर्यटन इत्यादि की अनुमति भी इसमें मिलती है। तो ये जो जैव मंडल रिजर्व होते हैं या आरक्षित जैव मंडल होते हैं, ये एक बड़ा क्षेत्र होते हैं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के को संरक्षित करने के लिए। और उस क्षेत्र में 3 जोन होते हैं। इन 3 जोनों के बारे में आपको दिमाग में रखना है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैव विविधता का जो संरक्षण होता है, जैव विविधता आप पढ़े होंगे, तो जैव विविधता का जो संरक्षण होता है इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं। एक होता है क्या, हिंदी में भी यही बोलते हैं लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे, एक होता है अंतः स्थाने या फिर इन सीटू। अंतः स्थाने कई बार लोग बोलते हैं, या स्व स्थाने बोल दीजिए, ज्यादा बेहतर वर्ड होगा, स्व स्थाने संरक्षण। और दूसरा क्या होता है, बहिर्स्थाने, बहिर्स्थाने संरक्षण, बहिर्स्थाने संरक्षण। अब स्व स्थाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन सीटू, इन सीटू या सीटू। और इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स सीटू, इसको हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन संरक्षण। तो कभी आपसे अगर पूछ ले कि ये बताओ जो संरक्षित जैव मंडल है ये क्या है, इन सीटू है, स्व स्थाने है या बहिर्स्थाने है। बहिर्स्थाने मतलब जैव विविधता को जो उसका मूल क्षेत्र है वहां से निकाल कर ले जाके कहीं और रख दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं कि वो बहिर्स्थाने है। लेकिन जहां वो जैव विविधता पाई जा रही है, अगर वहीं पर उसको हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो स्वस्थाने हैं। तो ये देखिए, स्वस्थाने ही तो है, जहां जैव विविधता पाई जा रही है उसी को बचाने का, उसी को प्रोटेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए ये क्या होता है, एक स्वस्थाने संरक्षण होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है।
अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें क्या पढ़ना है हमको। ये चित्र आपको भली भांति अब समझ में आ गया कि सबसे आंतरिक भाग क्या है, कोर, उसके ऊपर क्या है, बफर, और उसके सबसे बाहर ये क्या है, संक्रमण क्षेत्र। अब देखिए आगे, संरक्षित जैवमंडल या आरक्षित जैवमंडल का महत्व। अच्छा, महत्व से पहले आप एक बार देख लीजिए कि इसको घोषित करने के क्या शर्तें हैं, क्या आवश्यक शर्तें हैं इसको घोषित करने के लिए। तो देखिए क्या है, कोई भी ऐसा क्षेत्र, जो भी क्षेत्र हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखना है। तो वह क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होना चाहिए। अत्यधिक विस्तृत मतलब औसतन लगभग कितना होना चाहिए, 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का होना चाहिए। औसतन बात की गई है, ध्यान रखिएगा। वहां जैव विविधता बृहद मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। वहां जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों की प्रजाति, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजाति उपस्थित होनी चाहिए। जैव विविधता काफी वहां पर क्या होनी चाहिए, विविध प्रकार की होनी चाहिए, काफी समृद्ध होनी चाहिए। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए वहां जीव तो पाए जा रहे हैं, लेकिन उनको बिना संरक्षण किए भी वो ठीक हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जीव ऐसे हैं जो अब क्या हो गए हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी के हो गए हैं, संकटमय हो गए हैं, तो इसलिए उनको बचाने की भी आवश्यकता है। उसके साथ साथ जीवों के साथ साथ सामुदायिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण की भी आवश्यकता होती है कि उस क्षेत्र में जीवों के साथ साथ जो ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको भी बचाने की जरूरत है, उनसे जुड़ी संस्कृति को बचाने की जरूरत है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। दूसरी बात कि अगर इसको हम बहुत विस्तार से पढ़ें तो अपने आप में ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन हम न्यूज जो अखबार में आया है उसके हिसाब से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए मैंने इसको प्रारंभिक परीक्षा का दृष्टिकोण दिया है कि उतनी बातें हम पढ़ें जिससे हमारा आज के न्यूज के अकॉर्डिंग बात समझ में आ जाए। आगे आएगा और इसके आगे की बात करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, फिर महत्व पे आएंगे। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भारत सरकार द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है वो कितने हैं, 18, जिसमें सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम कौन था, पन्ना। लेकिन यूनेस्को का जो लिस्ट है, उस यूनेस्को के लिस्ट में 18 टोटल हमारे शामिल नहीं हैं, बल्कि कितने हैं, 12 शामिल हैं। और वो 12 कैसे आप देखेंगे, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा लेक्चर के लिंक में, वहां पर जाके आप यहां भी देख लीजिएगा 18, और उसके साथ साथ जिन पे स्टार लगा है, देखिए यहां पे स्टार लगा है, जिन पर स्टार लगा है समझ लीजिएगा कि ये क्या है, यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को के तहत बायो रिजर्व शामिल है ये। तो इस तरीके से आप यहां से इसको पढ़ लेंगे, कहीं कुछ पूछ सकता है। थोड़ी फैक्ट की अगर हम बातें कर लें, तथ्य की बात कर लें, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, सबसे छोटा है। और ऐसे ही आप देखेंगे यहां पे कच्छ का रण जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है। और मैं यहां बात कर रहा हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ये आपको 18 भारत के, और भारत के ही इन 18 में से 12 किसमें हैं, जो यूनेस्को है उसके बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आते हैं। एक बार जरूर इस पे नजर आप मार लीजिएगा, मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूं। अब उस न्यूज में ही अगर हम चलें तो इस न्यूज में उन्होंने उसके महत्व की बात किया है, और वैसे भी हमको पढ़ना तो होता ही है, लेकिन हम कुछ नवीनतम जो भी बातें हैं देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बात किया है। इसका महत्व में सबसे पहले एक बात है कि ये प्रकृति के लचीलेपन का जीवित प्रमाण है। ये प्रकृति के लचीलेपन का जीवित प्रमाण, क्योंकि यहां पे अगर जाएंगे तो आप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, और वो आपस में इस प्रकार से अंतः क्रिया कर रहे हैं, आपस में इस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं, साहचर्य बना रहे हैं कि क्या हो रहा है, सभी का जीवन व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और इसलिए ये क्या है, प्रकृति के लचीलेपन के एक जीवित प्रमाण है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ये भी आप पढ़े होंगे, इकोसिस्टम। तो विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम के ये क्या हैं, आधार हैं। इनके माध्यम से कहीं देखेंगे आप उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन में ये हैं, अल्पाइन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या हैं ये, तो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के क्या हैं, ये आधार हैं।
दूसरा क्या, तो ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक थोड़ा समझ लीजिए कि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो अभी कुछ दिनों पहले आप न्यूज में पढ़े होंगे कि जैसे ही कहीं पर बर्फ पिघलती है तो बर्फ में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर है। जैसे वो पिघलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, तो और ज्यादा क्या होता है, वैश्विक तापन होता है। तो यहां भी ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो ये यहाँ पर पेड़ पौधे जो भी हैं पादप समुदाय, वो सब क्या किए हुए हैं, कार्बन सिंक का काम किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या किए हुए हैं, समाहित किए हुए हैं। अगर ये नष्ट होंगे तो वैश्विक तापन और भी बहुत ज्यादा होगा, ये बात आपको दिमाग में रखना है। अगला क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना। अगर इनको हम संरक्षित करेंगे तो क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सतत उपयोग हो पाएगा। कैसे, अगर ऐसे हम छोड़ देंगे तो कोई भी काट कर उसको ले जाएगा, एक तो जैव विविधता का ह्रास होगा, दूसरा जैव विविधता के साथ साथ आप देखेंगे कि वहां के पेड़ पौधे बाकी सारी चीजें काटी जाएंगी, तो वहां के जो लोग हैं और भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इस तरीके से सतत विकास नहीं हो पाएगा, सबको इसकी भागीदारी और सबको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इसका महत्व है। आगे चुनौतियां इसमें क्या हैं, तो वनों की कटाई हो रही है, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि वनों की कटाई अवैध तरीके से भी हो रही है, और कई बार शहरीकरण और इस प्रकार की चीजों के लिए भी वनों की कटाई हो रही है। दूसरा, भूमि उपयोग परिवर्तन। भूमि उपयोग, जैसे मान लीजिए कहीं पर पहले कृषि हो रही थी बट वहां पर अब खनन की गतिविधि हो रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, चुनौती। प्लास्टिक प्रदूषण, जो इस एडिटोरियल में बहुत विस्तार से बात किए हैं इसी पर कि प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है इसके लिए। आगे आक्रामक उपजातियां, कुछ ऐसी उपजातियां उसमें एंट्री कर जाती हैं कई बार, जो वहां के जो स्थानीय जातियां हैं उनको क्या कर देती हैं, नष्ट करती हैं। जैसे आप सुने होंगे जलकुंभी के बारे में, जलकुंभी जिस जल में जाती है वहां के बाकी चीजों को क्या कर देती है, खत्म करने का प्रयास करती है। ऐसे ही कुछ पक्षियां हैं, कुछ और जीव हैं जो इन्वेजिव तरीके से, आक्रामक तरीके से उसमें एंट्री करते हैं, तो वहां के जैव विविधता को नष्ट करते हैं। तो ये एक चुनौती है। और मनुष्यों के द्वारा शोषण तो किया ही जा रहा है। कैसे, तो जनसंख्या शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण और भूमि की जरूरत है। तो इस प्रकार ये सारी चैलेंजेस हैं, इनको कम करके हम संरक्षित जैवमंडल या आरक्षित जैवमंडल को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को समृद्ध कर सकते हैं। तो ये महत्व हो गया। इससे आप जो संभावित प्रश्न यहां दिया गया है इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, करके देखिएगा या कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि आप प्रश्न करें, अगर आपको दिक्कत होती है तो यहां से व्याख्या भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अगली बार से मैं प्रयास करूंगा कि लेक्चर में व्याख्या न रखूं, व्याख्या सीधे आपको पीडीएफ में मिल जाए, क्योंकि व्याख्या यहां मिलने से आप सही तरीके से कहीं उसको हल करने का प्रयास करेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एनसीआर हवा हुई दम घोटू, ग्रेप का तीसरा चरण लागू। ग्रेप क्या है, तो आपको पता है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये लागू हो गया है। क्यों, क्योंकि देख ही रहे हैं दिल्ली एक चैम्बर बना हुआ है, धुआं धुआं चारों तरफ हुआ है, तो इसमें पूरा दैनिक जागरण का खबर है। इसके साथ साथ ये द हिंदू के पेज 3 पर भी आया था और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, उसको मैं लगाया नहीं। कुल मिला के हमें अखबार को पूरा नहीं पढ़ जाना है, बल्कि अखबार को पढ़ के समझना है कि हमें क्या हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई अपनी करनी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। यह विगत वर्ष में ठीक इसी से प्रश्न पूछा गया था, तो इससे आप मानक तय हो जाता है कि हाँ, प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं मतलब आने वाले समय में इस टाइप के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, और फिर अभ्यास प्रश्न आपको दे दूंगा मैं इसके बाद। देखिए, वायु प्रदूषण क्या है, सबसे पहले तो यही समझना है कि वायु प्रदूषण क्या है। तो देखिए, किसी भी चीज का एक मूल रूप होता है, अगर उस मूल रूप में कुछ और चीजें मिल जाती हैं अवांछनीय तरीके से, अवांछनीय मतलब क्या, न चाहते हुए भी, तो मूल रूप में अवांछनीय चीजों का मिल जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण। तो वैसे ही प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वायु के संघटन में बदलाव को हम क्या बोल देते हैं, वायु प्रदूषण। अब
प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण हो सकता है कि कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हो जाए, और भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन प्राकृतिक कारण प्रकृति में अपने आप एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो अपने आप को क्या कर लेती है? संतुलित कर लेती है। लेकिन जब मानव कर रहा है तो प्रकृति उसको एक सीमा के बाद संतुलित नहीं कर पा रही है, और फिर वो हमारे लिए ही सिरदर्द बन रहा है। देखिए, वायु का संगठन क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो वायु का संगठन, इसमें मैंने पॉइंट करके इसमें भी चीजें होता है, दशमलव में भी चीजें होती हैं, मैंने लगभग बातें लिख दिया है, हमको एकदम एक्यूरेट पॉइंट में याद नहीं करना है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इसके संगठन में होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन नंबर 3 पे होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ और गैसें होती हैं, मेथेन वगैरह, और जलवाष्प होता है। जलवाष्प होता तो ज्यादा है, लेकिन चूंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ये अस्थायी तरीके का होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे जलवाष्प रख दिया। ये इसका वायु का एक्यूरेट संगठन है। अगर मान लीजिए इसी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, या आर्गन ही बहुत ज्यादा हो जाए, या उसके अलावा मान लीजिए इसमें सीसा आके मिल जाए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड आके मिल जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा? वायु के संगठन को बिगाड़ देगा और वायु प्रदूषण शुरू हो जाएगा। और वही वायु जब हम अपने शरीर में ले जाएंगे जीवन रक्षा के लिए, जीवन प्रणाली के लिए, तो हमारे फेफड़ों में जाकर वो विभिन्न प्रकार की विकृतियां पैदा करेगा, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। केवल मानव ही नहीं बल्कि ये सबके लिए, जीव जंतु वनस्पति सबके लिए खराब है। चलिए, ये तो हो गया कि वायु प्रदूषण क्या है। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल प्रदूषक कौन कौन से हैं, पहले ये समझ लेते हैं, और फिर थोड़ा सा हम लोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषक कौन से हैं? कणिकीय पदार्थ 2.5। कणिकीय पदार्थ को हम अक्सर बोलते हैं क्या? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर, और पार्टिकुलेट मैटर शब्द से ही पीएम लिया गया है। पीएम, देखिए पीएम 2.5। 2.5 क्या है, यहां पे ये समझना जरूरी है। तो 2.5 क्या है? माइक्रोन है। और माइक्रोन आपको कहां मिल जाएगा? नोबेल प्राइज का, नोबेल पुरस्कार पर मैंने एक पूरा श्रृंखला बनाया है, उस श्रृंखला में आप जाएंगे तो फिजिक्स वाले लेक्चर में मैंने ये पूरा बताया है कि माइक्रो, पीको, फेम्टो सब बताया है। तो माइक्रो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोन बोलते हैं, या माइक्रोमीटर इसी को बोल सकते हैं। माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 की घात -6 मीटर के बराबर। एक माइक्रोमीटर कितना होता है, इसको म्यू से दिखाते हैं। तो एक माइक्रोमीटर होता है 10 की घात -6 मीटर, मतलब बहुत छोटा सा चीज होता है ये, और सांस में वायु के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, फेफड़ों में जमा हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करेगा, तो सांस की समस्याएं करेगा। तो कणिकीय पदार्थ 2.5 बहुत छोटा ये होता है, हमारे बाल के आकार से भी छोटा हो जाता है। और कणिकीय पदार्थ 10 ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि माइक्रोन में है तो ये भी हमको समझ में नहीं आएगा, माइक्रोमीटर में है तो ये भी हमारे सांस के साथ चला जाता है शरीर में। ओजोन आपको पता है, तो ओजोन गैस है। देखिए ओजोन जब ओजोन मंडल में होती है तो हमारे लिए लाभदायक होती है, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन वही ओजोन जब हमारे वायुमंडल में आ जाए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है सांस लेते हैं तो। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा कहां से निकलेगा? तो जो भी व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं इनसे निकलेगा ज्यादा। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा और अमोनिया, इन 8 चीजों को लिया जाता है किसमें? वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल प्रदूषक। और जो भारतीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी हम लोग WHO की भी बात करेंगे। अब बात आती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में निम्न प्रदूषकों को शामिल करता है। वो 8 को नहीं करता है, अन्य देश हो सकता है कि और कुछ अलग चीजों को इसमें शामिल करें। भारत में हम 8 करते हैं। WHO अपनी गाइडलाइन में क्या बोलता है? तो PM 2.5 वो भी लेता है, मैंने अभी यहां समझा दिया। PM 10 वो भी लेता है। उसके बाद ओजोन लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। मतलब ये केवल कितने लेते हैं? 6 लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए इन 6 चीजों का मानक देखता है, इन 6 प्रदूषकों का, कि आखिर में ये प्रदूषक कितनी मात्रा में रहेंगे तो वायु की गुणवत्ता सही है, अदरवाइज वायु की गुणवत्ता सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब हम थोड़ा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणवत्ता हेतु क्या निर्देश जारी करता है।
तो यही देखिए, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, PM 2.5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका पैमाना है, आयतन में दे रहा है। वार्षिक रूप से देखिए 2005 में उसने कुछ और जारी किया था। 2005 में बोलता था कि 10 रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 2021 में इसने जब नया निर्देश बनाया है तो उस नए निर्देश में 5 कर दिया है घटा के। ऐसे ही आप देख सकते हैं PM 10 के बारे में कि पहले 25 रखा था, अब 15 कर दिया है। इससे ज्यादा अगर होगा, ये 24 घंटे वाली बात है कि 24 घंटे में अगर इतना है तो ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे ओजोन का दिया हुआ है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भारतीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है। तो ये मैंने यहां लगा दिया है, एक बार आराम से देख लीजिएगा आप। अब भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक हम देखेंगे कब शुरू किया गया था, महत्वपूर्ण मुद्दा यह हो जाता है। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक को मापने के लिए सितंबर 2014 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया गया था। कब? सितंबर 2014 में। अब बात आती है कि कौन जारी करता है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में ऐसी बातें पूछता है कि ये कौन जारी करता है, किस मंत्रालय के तहत होता है। इसलिए ऐसी बातें हम आज कवर कर लेंगे, फिर भविष्य में यही मुद्दा आता है तो और विस्तार देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन बातों को तब कवर नहीं करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। ये केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी होते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, ये निकाय आज नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसको जारी करता है। ये है क्या, तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब क्या? इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, बल्कि एक विधेयक पारित करके या एक अधिनियम बनाकर क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। और इसको स्थापित कब किया गया था? 1974 में। और ये वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण और भी कई प्रकार के चीजों को देखती है, विनियमित करती है प्रदूषण को। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। अब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई है, इन बातों को एक बार आप और विस्तार से जरूर पढ़ लेंगे। मैं यहां पर आपको एक इनपुट दे रहा हूं कि एक तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया ही जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आपको पता है कि प्रति घंटे के हिसाब से भी जारी किया जाता है, हर एक घंटे पे जारी कर दिया जाता है। आप देखेंगे तो LED लगा होता है शहरों में और उस पर बताया जाता है। मोबाइल पर भी अगर आपका स्मार्टफोन है तो बताता रहता है कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अभी ये पार्टिकुलेट मैटर कितना हो गया है, सब बताता है। तो वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफर लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये भी वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने के लिए ही बनाया गया है। अगला, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समस्या। जो इलेक्ट्रिक वाहन है इसके लिए आपको पता है, ये कभी हम लोग पढ़ेंगे कि BS4 फिर 5 को जम करके BS6 पे आ गए हम। तो हमारे यहाँ BS6 मॉडल के इंजन होने चाहिए, क्योंकि ये कम प्रदूषण करते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यूरोपियन यूनियन के मॉडल पे हमने इसको अपनाया था, इंजन जो व्हीकल के होते हैं उनका। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का एक निर्माण किया गया है। टर्बो हैप्पी सीडर मशीन बनी है। अब ये क्या करती है? तो टर्बो हैप्पी सीडर मशीन का काम यह है कि जो दिल्ली NCR के आसपास प्रदूषण होता है, इसका एक मुख्य कारण क्या होता है कि पराली जलाते हैं आसपास के जो किसान हैं, हरियाणा, पंजाब, जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं। वो पराली जलाने से भी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी तो फिर ये त्योहारों का मौसम रहता है तो नवंबर के आसपास कुछ ज्यादा ही प्रदूषण शुरू होता है। तो उसके लिए एक नया तरीका ये बनाया गया कि आप पराली को जलाओ मत, बल्कि क्या करो, उस पराली के साथ ही इस टर्बो हैप्पी सीडर से आप बीज को बो सकते हैं। उपयोग हो रहा है बट महंगा है, देखते हैं। और एक है पूसा जैव न्यूनीकरण कैप्सूल। ये कृषि विभाग द्वारा जो CSIR है उसने बनाया था। सॉरी अगर मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, कृषि से संबंधित हमारी एक निकाय है, उसने बनाया है। और इसके द्वारा क्या किया गया है, तो इस कैप्सूल को पानी में मिला के अगर हम छींट दें तो 20 से 25 दिन या कुछ दिनों के अंदर ही वो सारे जो पराली है सड़ गल कर क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, एकदम आसान हो जाते हैं। तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके लाए गए हैं। अब देखिए
कि वही सीपीसीबी, अभी जो मैं बोला संस्थान आपको दिखाया, केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो क्या करती है, तो ये श्रेणी बनाई हुई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैमाना है, सूचकांक है, उसमें क्या आएगा तो उसका मतलब क्या है। अगर 0 से 50 पैमाने पर अगर वो आ गया है तो हम बोलते हैं अच्छा है, चलेगा। 51 से 100 हो जाएगा तो बोलते हैं संतोषजनक है। 101 से 200 तक अगर पहुंच जाएगा, AQI सूचकांक क्या होता है, एक अंक में चीजों को बताया जाता है कि इस सूचकांक का अंक इतना है, उस अंक से हमें पता चल जाता है कि क्या है। अभी 101 से 200 हुआ तो ये मध्यम हो गया, 201 से 300 हुआ तो खराब बोलते हैं, 301 से 400 हुआ तो बहुत खराब हुआ। और दिल्ली अभी यहां पहुंच गई है, दिल्ली ही नहीं मुंबई में भी यही हालत है। बट अगर इसको हम मेंस के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ें तो दिल्ली के प्रदूषण के कारण अलग हैं और मुंबई के प्रदूषण के कारण अलग हैं। कुछ मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको मौसम के हिसाब से और भूगोल के हिसाब से पढ़ने लगें तो काफी अंतर है। ये गंभीर है और दिल्ली अभी गंभीर हालत में है। आगे देखते हैं, ये याद रख लीजिएगा, कभी पूछ सकता है। ये मैंने एक यहां पर लगा दिया है, ये आराम से आप पीपीटी PDF जो आपको मिलेगा लेक्चर के बाद वो देख लीजिएगा उसमें। अब देखिए, इसके लिए एक अभ्यास प्रश्न यहां लगा दिया गया है। इस अभ्यास प्रश्न के साथ आराम से इसको हल करके आप देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा उससे ये प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इसके साथ साथ जो विगत वर्ष में पूछा गया है प्रश्न, पहले बताया, अभी लगाया हूं जो इसमें, वो भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये उसकी व्याख्या है, आप देख लीजिएगा आराम से। अब आ जाते हैं हम लोग आज के तीसरे मुद्दे पर, जो द हिंदू के पेज 1 पर था और दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पर था। द हिंदू के पेज 1 पर था और दैनिक जागरण के पेज 3 पर था। क्या मुद्दा था, हम हिंदी से देखें कि राज्यपाल के बिलों को मंजूरी देने में देरी के विरुद्ध अब केरल पहुंचा कोर्ट। तो केरल अब कोर्ट पहुंच गया है, क्यों, क्योंकि जो वहां के राज्यपाल हैं, वो जो वहां की विधायिका है उसके द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में काफी समय लगा रहे हैं या लेट लतीफी कर रहे हैं। अब दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा के लिए हमें कैसे पढ़ना है, देखिए, अगर मैं राज्यपाल का पूरा स्थैतिक पोर्शन, यहाँ पे पूरा स्टैटिक पोर्शन पढ़ाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल न्यूज से संबंधित बातें ही करूंगा कि न्यूज में क्या आया है, इससे क्या हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए, मुख्य परीक्षा में पहले प्रश्न आया है, इससे आप इसको जोड़ सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ें तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। पूरी जानकारी बेसिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि राज्यपाल अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर होता है। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इसकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कही गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसकी शक्तियां कई प्रकार की हैं, प्रशासनिक शक्ति है, विधायी शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है और स्वविवेकी शक्ति है। हम यहां पर बात स्वविवेकी शक्ति क्या करेंगे, क्योंकि स्वविवेकी शक्ति से ही ये बात कहीं ना कहीं आगे चल रही है। राज्यपाल के पद से संबंधित क्या मुद्दे रहे हैं, क्या ज्यादा न्यूज में बना रहता है, तो उसके नियुक्ति से संबंधित कि अक्सर जो पार्टी सरकार में रहती है वो अपने पक्ष में जो झुके हुए लोग हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं राज्यपाल बनाती है। पद विमुक्त करने से संबंधित जब मन करता है तब केंद्र सरकार क्या कर देती है, राज्यपाल को हटा देती है, ये वाला चीज न्यूज में बना रहता है। और राज्यपाल के स्वविवेकी शक्तियों के प्रयोग से भी ये चीज न्यूज में बनी रहती है। अब देखते हैं कि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां क्या हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना इसकी स्वविवेकी शक्ति है, और ये स्टैटिक पोर्शन है तो मैं यहां ज्यादा नहीं जाऊंगा। अनुच्छेद 200 के तहत राज्य सूची के विधेयकों का आरक्षण, या बोल सकते हैं कि इस पर सहमति देने से संबंधित जो प्रश्न है उस पर बात उठती रहती है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सीएम का निर्वाचन जो ये कर देता है, कई बार आप देखे होंगे महाराष्ट्र में कुछ समय पहले हुआ था ऐसा ही, और अक्सर ये देखने को आपको मिलता है कि उसके बाद रातों रात सीएम का शपथ ले लिया गया था, याद होगा आपको। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये तो बहुत मुद्दे की बहुत ज्यादा आजादी के बाद से ही न्यूज में रहा है, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा लगाम लग चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो प्रशासन का संचालन करेगा
और विधानसभा का निलंबन और विघटन जब करेगा 356 लगा हो तो उस समय ये स्वविवेकी शक्तियां इसकी होती हैं और इससे संबंधित प्रश्न इससे संबंधित ही आज की हमारी बात है। देखिए ये मैंने यहां पर लगा दिया है संविधान का जो भी संवैधानिक बातें लिखी हुई हैं अनुच्छेद 200 की, उसके बारे में मैंने बात कर दिया है क्योंकि इस अनुच्छेद 200 पर ही आज का आर्टिकल आधारित था। अब देखिए ये मैं पढ़ूंगा नहीं, अब ध्यान रखना है कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है इतना कि या तो स्वीकृति दे देगा, स्वीकृति दे देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, स्वीकृति देगा तो वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, लौटा देगा, लौटाने का उसके पास अधिकार है, या अगर उसमें कुछ ऐसी बात है जो देश की संप्रभुता से संबंधित है या देश केंद्र सरकार के अधिकारों से संबंधित है तो उस समय राष्ट्रपति को भेज सकता है वो। अब हो यही रहा है कि वो क्या कर रहा है कि न तो लौटा रहा है, न स्वीकृति दे रहा है और न ही राष्ट्रपति को भेज रहा है, बैठा हुआ है चुपचाप। तो इसलिए ये एक राज्य में नहीं, पंजाब की सरकार भी जा चुकी है और भी राज्य की सरकारें अक्सर इनके खिलाफ जाती रहती हैं इन्हीं मुद्दों के लिए। तो अब देखिए कि विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में सरकारिया समिति का सुझाव, हमको मेंस का मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यही बात समझना है कि हम क्या सुझाव देंगे, क्या कर रहे हैं ये हमने देख लिया, तो सुझाव क्या होना चाहिए। तो सरकारिया समिति बनी थी 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताने के लिए और उसने बहुत विस्तार से अपना रिपोर्ट दिया था हर मुद्दे पर, लेकिन हम केवल उतनी बात कर रहे हैं जो आज के हमारे न्यूज से संबंधित है। 1988 के आसपास इन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया था। आप देखेंगे कई जगह पे 87 लिखेंगे, कई जगह पे 88 लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा रिपोर्ट इन्होंने दिया था। तो अनुच्छेद 200 क्या बोले थे, ये चीज लागू की जानी चाहिए। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विधेयक स्वीकृति हेतु आते हैं तो उन विधेयकों पर कार्यवाही करते समय राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए, जो अभी नहीं कर रहे हैं। केवल व्यक्तिगत रूप से नापसंद रखना श्रेयस्कर नहीं है। कौन बोला है? सरकारिया समिति। इस बात को राज्यपाल को ध्यान में रखना चाहिए जब भी ऐसा कुछ करें वो। तो जहां तक संभव हो, ये संभव यहां पे मिस्टेक है, ऐसे लिखते हैं, जहां तक संभव हो राष्ट्रपति, इसके लिए जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के पास विचार हेतु विधेयक भेजने से बचना चाहिए। राष्ट्रपति के पास विचार के लिए बहुत, अगर ऐसा मुद्दा बन ही गया है तभी भेजना है, अदरवाइज नहीं भेजना है, इससे बचना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा अगर राष्ट्रपति को अगर विधेयक इन्होंने भेज दिया तो उस समय राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर उस पर विचार करके उसका निपटारा कर देना चाहिए, नहीं तो फिर राज्यों में क्या हो जाएगा, नीति विकलांगता आ जाएगी, पॉलिसी पैरालिसिस आ जाएगा और तकलीफ हो जाएगी। संघ सरकार द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी अगर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पे कार्यपालिका की तरह कार्य कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। तो ना क्यों मंजूरी नहीं दी है इसको बताया जाना चाहिए। तो ये मुख्य परीक्षा में आप सुझाव लिख सकते हैं कि अगर किस तरीके से इन चीजों को ठीक किया जा सकता है सरकारिया समिति के सुझावों को लागू करके। और कहां कहां ऐसी बातें हैं, तो एक देखिए, ये विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 में बना था, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया था? इन्होंने भी बहुत व्यापक सुझाव केंद्र राज्य पर दिया है संबंधों पर, लेकिन इसमें मुख्य सुझाव इन्होंने क्या दिया कि किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे। मतलब 6 माह में या तो वो सहमति दे दे या फिर ये कंफर्म बता दे कि मैं इसको राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूं, इसको लटका के बैठा न रहे। ये बताए हैं कौन? ये बताए हैं हमारे पुंछी आयोग की जो समिति थी, उसमें बताया गया है। पुंछी आयोग में जो 2010 में अपना रिपोर्ट दी थी, केंद्र राज्य संबंधों पर ये निर्मित थी। और एक और समिति बनी थी, आयोग बना था संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए, राष्ट्रीय आयोग 2002 में। और इसने क्या बोला है? इसने भी इसी मुद्दे पर कि आखिर में राज्यपाल कितने दिनों तक राज्य विधायिका के विधेयक को रख सकता है, इस पर सुझाव दिया है उसने। और क्या दिया है कि जब राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होता है
तो इसके लिए एक निश्चित समय अवधि तय की जानी चाहिए। मान लीजिए उन्होंने एक निश्चित बोला था, मतलब कंफर्म नहीं किया था। जैसे मान लीजिए 3 माह हो जाए, 4 माह हो जाए, ऐसा कोई नियम बना देना चाहिए कि 3 या 4 महीने में राज्यपाल अपने स्टैंड को क्लियर कर दें कि मैं इसको राष्ट्रपति के पास भेज रहा हूं या इस पर स्वीकृति दे रहा हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का यह लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप अपने सुझाव देते रहें। हम लोग इस लेक्चर सीरीज को यूपीएससी परीक्षा के अनुसार जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।